Good morning class. Myself श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स. बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्रेडिट कंट्रोल. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है. इसके लिए आप देखिए इन्होंने क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट किए हैं. फर्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खुले बाजार की क्रियाएं. ये क्या होती हैं इसे समझो. देश में साख नियंत्रण करने के लिए जो आपका केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की मतलब कि ओपन मार्केट ऑपरेशन को अपनाया जाता है. ओपन मार्केट ऑपरेशन से अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों और बिलों के सेल्स और परचेज से होता है. जो भी केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होती है, जिससे कि जो हमारी साख होती है उसका संकुचन होता है, और जब प्रतिभूतियां खरीदने से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ने से साख का क्या होता है, विस्तार होता है. जो रिजर्व बैंक को यह अधिकार होता है कि वह सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के अतिरिक्त ऐसे व्यापारिक बिलों, प्रतिज्ञा पत्रों को खरीदे, बेचे या भुना सकें जिनका भुगतान 90 डेज के अंदर भारत में होने वाले तथा जिन पर कम से कम 2 प्रतिष्ठित हस्ताक्षर होने चाहिए. भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की क्रियाएं जो होती हैं वो सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित होती हैं, इसलिए इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन करना पड़ता है. फिर आता है बैंक रेट पॉलिसी, यानी कि बैंक दर. इससे अभिप्राय इससे क्या मतलब होता है कि ये उस ब्याज दर से है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देता है तथा उनके प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनः कटौती करता है. बैंक दर का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित होता है कि बाजार की ब्याज दर बैंक दर में परिवर्तन के साथ चलती रहे और रिजर्व बैंक अपनी बैंक दर में परिवर्तन द्वारा ब्याज दर को प्रभावित करके सदस्य बैंकों की साख निर्माण क्षमता को प्रभावित करता रहे. मुद्रा प्रसार की स्थिति में बैंक दर में वृद्धि की जाती है, जबकि मुद्रा की संकुचन की स्थिति में बैंक दर में कमी की जाती है. ठीक है, मतलब कि जो आपका इन्फ्लेशन होता है उसमें इसमें बैंक दर में वृद्धि हो जाती है, और जब आपका मुद्रा संकुचन होता है तो उसमें बैंक दर में कमी की जाती है. इसके बाद आपका आता है द कैश रिजर्व रेशियो. इसमें क्या होता है, द कैश रिजर्व रेशियो में इसको देखिए, द कैश रिजर्व रेशियो द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक विच आर रिक्वायर्ड टू द मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व विद द आरबीआई. इसके अंदर भारत में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को यह अनिवार्यता किया जाता है कि वो अपनी जमा राशियों का कम से कम 20% जो होता है वो लिक्विड रेशियो में दे. विनिमय बिल, सरकारी प्रतिभूति आदि के रूप में अपने पास नकद रखें. 1962 में इसे बढ़ा के 25% कर दिया गया था. धीरे धीरे इसमें वृद्धि की जा रही थी. इसके बाद आपका आता है क्रेडिट rationing. When there is a shortage of institutional credit available for the business sector, the large and financially strong industry tend to capture the lowest shares in the total institution credit. The result of the priority sector is strap of necessary fund. While the bank credit goes to the non-priority sector, the RBI can determine परसेंटेज ऑफ अ क्रेडिट कंपल्सरी टू द प्रायोरिटी सेक्टर. प्रायोरिटी सेक्टर के लिए इसने कंपल्सरी परसेंटेज लगा दिया था. एट प्रेजेंट इट 40% इन इंडिया. हमारे भारत में 40% है. आरबीआई कैन also impose upper limits on the credit available to the large firm and charge the progressive interest rate on the bank loan beyond the certain limit. इसके बाद आपका आता है म्यूचुअल परसुएशन. इसमें क्या होता है, द मॉडल परसुएशन is a methods of the persuading and convincing the commercial bank to advance credit in a overall economic interest of the country. फिर आता है डायरेक्ट कंट्रोल, where all other methods prove ineffective. The RBI resort direct control the measure with clear directive to the carry out their lending activity to the specified manner. इसके बाद रिजर्व बैंक और कमर्शियल बैंक्स में डिफरेंस देखिए. आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक. ठीक है, ये सभी बैंकिंग फंक्शन पे जो भी कंट्री को होता है उसको कंट्रोल करता है. जो कमर्शियल बैंक होता है ये इसका एक पार्ट होता है और आरबीआई के कंट्रोल में रहता है. आरबीआई डज नॉट डील विद द जनरल पब्लिक. इसे में जनरल पब्लिक डील नहीं होती. इट ओनली डील विद द बैंक्स एंड गवर्नमेंट. जो कमर्शियल बैंक होता है ये जनरल पब्लिक इसे डील कर सकती हैं. आरबीआई का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है. कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट अर्न करना होता है. आरबीआई वर्क का गवर्नमेंट बैंक. और जबकि जो कमर्शियल बैंक्स होता है जो जनरल पब्लिक होता है, गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेशल फैसिलिटी. आरबीआई हैज़ द मोनोपोली ऑफ नोट इशू. दे नॉट हैव power of note issue. RBI grant loan to the others banks of the country if they are in needed to them. और जबकि जो आपका
कमर्शियल बैंक होता है, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लोन देता है। आरबीआई मैनेज द गवर्नमेंट रिजर्व है, प्रोवाइड सिक्योरिटी, दे डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद द गवर्नमेंट रिजर्व। इसके बाद आपका आता है अचीवमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनके क्या क्या अचीवमेंट थे? पहला था इकोनॉमिकल मॉनेटरी पॉलिसी। The loan is sufficient quantity and low interest could be made available for the business and agriculture. business और agriculture के लिए इनकी जो इंटरेस्ट रेट रहती थी वो बहुत कम रहती थी। सेकेंड है स्टेबिलिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। इनकी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट रेट थी उसमें हमेशा स्टेबल मतलब कि स्थिरता बनी रहती थी। स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिमाइंड सक्सेसफुली स्टेब्लिशिंग स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ इनकी स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती थी। एंड परचेज सेल्स अदर फॉरेन करेंसी एट अ सर्टेन रेट। ये फॉरेन करेंसी को जो भी परचेज करते थे एक सर्टेन रेट पे करते थे। फॉरेन एक्सचेंज पे कंट्रोल रहता था इनका। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक लोन्स। बैंक डज नॉट वर्क टू टेकिंग द पब्लिक लोन फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ government and making this payment and has done must help to the take public loan for the economic development and doing the management as a banks of bank। आप जानते हैं पीछे भी आपको कई बार बता चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है। इकोनॉमिकली ट्रांसफ़र फैसिलिटी, इसके अलावा ये कंटिन्यूसली डेवलपमेंट के लिए समय समय पे फैसिलिटी ट्रांसफ़र करता रहता है। ग्रोथ इन इकोनॉमिक्स एडवाइजरी सर्विसेज। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन इकोनॉमिक्स एडवाइज़र। इकोनॉमिक्स एडवाइज़र में इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया, नेशनल बैंक ऑफ लीबिया एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर रिफाइंस कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को समय समय पर एडवाइस प्रोवाइड करते रहते हैं। कलेक्शन एंड पब्लिकेशंस ऑफ डाटा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो डाटा को कलेक्ट करता है, नोट इशू करता है, उसे डिपॉजिट करता है। इसके अलावा समय समय पे चीज़ों को पब्लिश करता रहता है। अरेंजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। इंपॉर्टेंट वर्क हैव बीन डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट हैज़ एस्टैब्लिश एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड एग्रीकल्चर फंड फॉर एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मनी मार्केट। तो जो आपका रिजर्व आरबीआई होता है इसे डेवलप किया गया है मनी मार्केट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कंट्रोल ऑन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट। इसका पूरा अधिकार होता है मनी को और क्रेडिट को की क्वांटिटी पे पूरी तरीके से कंट्रोल बना के रखने का। अरेंजमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउसेस। इसके अलावा जो आरबीआई है इसने सबसे ज़्यादा अचीवमेंट क्लियरिंग हाउसेस पे ही की है। इनके मैनेजमेंट में 11 क्लियरिंग हाउसेस है जो मतलब 11 क्लियरिंग हाउसेस है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में है। फंक्शन ऑफ नोट इशू। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही हमारे यहाँ नोट इशू करने का अधिकार है, उसके अलावा इसका ये अधिकार किसी को नहीं है। कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। इसके अलावा इन्होंने बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। मोर देन 69,616 ब्रांचेस कमर्शियल बैंक की हमारे कंट्री में है जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अरेंजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करने का काम करता है, उन्हें भी क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करता है। अब आते हैं फेलियर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे काम थे जिनकी वजह से इनकी आलोचना की गई है। पहला है ग्रोथ इन इन्फ्लेशन। द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डैट मनी सप्लाई हैज़ इंक्रीज इन द प्लानिंग पीरियड। इन्होंने प्लानिंग पीरियड में काफ़ी मनी को सप्लाई कर दिया था 51-52 में टोटल करेंसी जो थी उनके पास 1,840 करोड़ थी विच हैड बिकम ₹21,96,870 करोड़ एज पर द पोजिशन ऑफ द जनवरी 2005। सेकेंड है इनस्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज़। जो दूसरा फेल होने का रीज़न था वो ये था कि ये फॉरेन वैल्यू और इंडियन रुपीज़ में स्टेबिलिटी बरकरार नहीं कर पाए। थर्ड था नॉट स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग सिस्टम। द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 प्राइवेट बैंक्स ऑफ इंडिया एंड 6 प्राइवेट बैंक इन 1980 द प्रूफ ऑफ द फैक्ट द रिजर्व बैंक वुड नॉट मोड द पॉलिसी ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम इन द नेशनल इंटरेस्ट। नो एबल टू कंट्रोल इंडिजीनियस बैंकर। इंडिजीनियस बैंकर्स पे इनका कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं था, मतलब कि ये इंडिजीनियस बैंकर्स पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल नहीं रखते थे कि जो कि साहूकार महाजन होते थे वो अलग ही तरह की पॉलिसी को अपनाते थे। डिफरेंस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी एक रूपता नहीं थी। रिजर्व बैंक का जो मुद्रा बाजार सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण न होने के कारण भारतीय मुद्रा बाजार में आज भी विभिन्न दर पे इंटरेस्ट रेट पाई जाती है। महाजन साहूकार जो भी आपकी देशी बैंकर होते हैं उनकी जो ब्याज दरें होती हैं वो बहुत ऊंची होती हैं। लेस क्रेडिट इन प्रायोरिटी सेक्टर। इसके अलावा
Reserve Bank of India could not get more success even today in getting enough credit in the priority sector like agriculture, small scale industry and irrigation में इनका जो क्रेडिट है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाया. Failure in making money market organization. इसके अलावा money market is not developed today in our country. The earlier but the organized money market and the bill market could not get developed even today as it should be. जिसकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान हुआ. फेलियर इन द preventing security scam scheme. The Reserve Bank of India could not prevent the security scheme of rupees 40 billion in the country in 1992 and 93. अब देखिए कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट इन द कंट्री बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. पहला है राइट of Reserve Bank of India under Banking Regulation and providing the permission letter to बैंक. इट हैज़ बिन मेड कंपलसरी फॉर एवरी बैंक. हर बैंक के लिए कंपलसरी हो चुका था. ऑथोरिटी लेटर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव द परमिशन लेटर फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशन. पूरी कंडीशन को देखने के बाद ही वो लेटर को परमिशन देता था. सेकेंड है giving permission regarding the establishment of the branches. No bank can open any new branches in the country or abroad without taking prior permission. बिना परमिशन के कहीं पे भी आप इनके ब्रांचेस नहीं खोल सकते थे. थर्ड है determining credit policy. The Reserve Bank of India has the right to determine credit policy of the scheduled bank. The Reserve Bank of India can give order to any bank to make change in its policy. The Reserve Bank of India can give direction to any bank that they can give loan to with the business and can determine rate interest. Right in unefficient bank. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ फुल राइट. इनको फुल राइट होता था अनएफिकेशन बैंक को रिजेक्ट करने का. राइट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ बैंक. व्हेन एनी बैंक बिकम्स अनएबल टू पे इट्स लोन. कोई भी बैंक जो लोन पे करने में असमर्थ हो जाता था उसे कोर्ट के द्वारा डिस्पोजल कर दिया जाता था. मतलब कि आरबीआई को ये अधिकार होता था. राइट ऑफ इंस्पेक्शन. इसके अलावा अगर बैंक रिजर्व बैंक इंडिया आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं है आपके बैंक के काम से तो उसके वो अकाउंट्स को पूरा चेक कर सकता था. इस नेक्स्ट है राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रांजेक्शन बैंक के द्वारा हो रहा है उसकी जानकारी अपने पास रखता था. उसकी एसेट्स की जानकारी अपने पास रखता था. राइट टू गिव एडवाइस ऑफ बैंक. समय समय पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों में जो भी प्रॉब्लम आती थी उनके फंक्शनिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती थी उसे एडवाइस देता था. नेक्स्ट है लिक्विड फंड. इट वॉज एसेंशियल फॉर एवरी बैंक टू कीप 20% कैश फंड. अपने पास 20% कैश फंड रखता था. टोटल लायबिलिटीज इन गोल्ड्स एंड अप्रूव सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ 1962 में जो भी दिया गया था उसके अकॉर्डिंग. एसेट्स ऑफ बैंक. हर एक बैंक के पास लिक्विड एसेट होती थी जिसकी वैल्यू लिस्ट 20% फिक्स होती थी. डिमांड लायबिलिटीज इन वेरियस प्रोविजन इन इंडिया. अब इसके बाद बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.